कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। कुछ देर पहले तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। एक रहस्यमयी वायरस तेजी से फैल रहा था और लोग एक एक करके खतरनाक ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। यूनिवर्सिटी के अलग अलग हिस्सों में स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जो भी ज़ॉम्बी के हाथ लग रहा था, कुछ ही समय बाद वह भी उन्हीं जैसा बन जाता था। हर गुजरते पल के साथ इंसानों की संख्या कम और ज़ॉम्बियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान एक क्लासरूम के अंदर सबसे पहले संक्रमित हुई लड़की अपने ही साथियों पर टूट पड़ती है। वहाँ मौजूद सैन किसी तरह उससे बच निकलता है, लेकिन तभी पीछे से एक और ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए सैन पास पड़ी लोहे की रॉड उठाता है और पूरी ताकत से ज़ॉम्बी पर वार कर देता है। लेकिन तभी एक अजीब बात देखने को मिलती है। पास खड़ी दूसरी ज़ॉम्बी उसे देखकर बेचैन होने लगती है, जैसे उसे उसके दर्द का एहसास हो रहा हो। क्लासरूम से निकलने के बाद सैन अपने बाकी साथियों के साथ तेजी से साइंस डिपार्टमेंट की तरफ भागता है। सभी लोग बुरी तरह डरे हुए थे और बस किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचना चाहते थे। अंदर पहुंचते ही नींग सबसे पहले अपना फोन चार्ज पर लगाती है। नेटवर्क बहुत कमजोर था, लेकिन किसी तरह उसकी कॉल लग जाती है। वह तुरंत प्रोफेसर से बात करती है और उनसे अपनी माँ का ख्याल रखने की विनती करती है। तभी बाहर से आने वाली आवाजें और तेज होने लगती हैं, इसलिए वह जल्दी से कॉल काट देती है और सबको चुप रहने के लिए कहती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर घबरा कर टीवी चालू करते हैं। खबरों में बताया जा रहा था कि पूरे शहर में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। कारण था वही यूनिवर्सिटी, जहां एक खतरनाक संक्रमण तेजी से फैल चुका था। अब यह मामला सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रहा था। इसी बीच नींग और उसके साथी लैब की खिड़की से निकलकर बाहर बनी छोटी बालकनी में पहुंच जाते हैं। फिलहाल यही जगह उन्हें सबसे सुरक्षित लग रही थी। बालकनी से नीचे देखते हुए नींग की नजर सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ती है। वहां उसे अपना भाई नैन दिखाई देता है। नैन भी कुछ स्टूडेंट्स के साथ छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। अपने भाई को जिंदा देखकर नींग की जान में जान आ जाती है। वह तुरंत उसे कॉल करती है ताकि दोनों ग्रुप मिलकर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता सोच सकें। अचानक ऊपर की मंजिल से एक ज़ॉम्बी सीधे इनके सामने आ गिरता है। उसे देखकर सभी बुरी तरह घबरा जाते हैं और जोर से चीख पड़ते हैं। उनकी यही गलती आसपास घूम रहे ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। कहानी कुछ दिन पीछे चली जाती है। हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ज़ॉम्बी के व्यवहार पर एक वीडियो बना रहे थे, लेकिन यहाँ कोई असली ज़ॉम्बी नहीं था। एक लड़की सिर्फ एक्टिंग कर रही थी और बाकी लोग उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ नींग की जिंदगी में एक बड़ी परेशानी चल रही थी। उसकी माँ लंबे समय से एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी। उनकी हालत हर दिन बिगड़ रही थी और इलाज के लिए जरूरी पैसे भी मौजूद नहीं थे। अपनी माँ को बचाने की उम्मीद में नींग एक प्रोफेसर से मिलने जाती है। वह उनसे मदद मांगती है, लेकिन प्रोफेसर उसके सामने एक अलग प्रस्ताव रख देते हैं। वह कहते हैं कि अगर नींग उनकी रिसर्च में मदद करे तो उसे पैसे भी मिलेंगे और उसकी माँ के इलाज पर भी काम किया जाएगा। यह बात सुनकर नींग सोच में पड़ जाती है। उसके पास ज्यादा विकल्प भी नहीं थे। प्रोफेसर से मुलाकात के बाद नींग अपने दोस्त सैन के साथ घर लौट आती है। घर पहुंचने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी सैन की नजर कमरे में टंगे एक पुराने स्वेटर पर पड़ती है। उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी आंखों के सामने एक डरावना दृश्य आने लगता है। वह एक लड़की को देखता है जो जमीन पर गिरी हुई है, जबकि उसके आसपास खून फैला हुआ है। यह दृश्य इतना साफ था कि जैसे वह उसे अपनी आंखों से देख रहा हो। सैन समझ नहीं पाता कि यह सपना था, वहम था या किसी पुराने हादसे की झलक। वह इस बारे में कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी नींग का भाई नैन घर पहुंच जाता है। नींग दोनों को प्रोफेसर के रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। वह कहती है कि शायद यही मौका उनकी माँ को बचा सकता है। नैन को यह सब थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह अपनी बहन की मजबूरी भी समझ रहा था। इसी दौरान प्रोफेसर की कॉल आ जाती है। वह नींग से उसका अंतिम फैसला पूछते हैं। कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है। शाम ढल चुकी थी और नींग का ग्रुप अब भी बालकनी के पास छुपा बैठा था। नीचे और आसपास सैकड़ों ज़ॉम्बी घूम रहे थे, इसीलिए एक छोटी सी गलती भी सबकी जान ले सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद सभी लोग फैसला करते हैं कि एक साथ निकलना बहुत खतरनाक होगा। अगर इतने लोग एक साथ भागे तो शोर सुनकर सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ आ जाएंगे, इसलिए छोटे छोटे ग्रुप बनाकर निकलने की योजना बनाई जाती है। नैन के ग्रुप को एक तरकीब सूझती है। वे एक स्पीकर और रेडियो की मदद से दूसरी तरफ आवाज पैदा करेंगे ताकि ज़ॉम्बी उधर चले जाएं और उन्हें भागने का मौका मिल सके। योजना शुरू होते ही तेज आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगती है। ज्यादातर ज़ॉम्बी सच में उस दिशा में बढ़ जाते हैं। ये देखकर सभी को लगता है कि उनका प्लान काम कर गया है, लेकिन तभी पेड़ के ऊपर छुपा बैठा एक ज़ॉम्बी अचानक नीचे कूद पड़ता है। किसी को उसके वहाँ होने का अंदाजा तक नहीं था। अगले ही पल वह नैन के एक दोस्त पर हमला कर देता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए नैन तुरंत उस ज़ॉम्बी की तरफ दौड़ता है। वह उसे पीछे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ाई के दौरान ज़ॉम्बी उसकी टांग में दांत गड़ा देता है। किसी तरह मिलकर वे उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देते हैं, लेकिन अब एक नई मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि शायद वह भी संक्रमित हो चुका है, फिर भी कोई उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए सभी उसे सहारा देकर अपने साथ आगे
बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर नींग की माँ के पास मौजूद थे। काफी सोचने के बाद वह आखिरकार उन्हें एक खास इंजेक्शन लगा देते हैं। ये वही दवा थी जिस पर लंबे समय से काम चल रहा था। उधर यूनिवर्सिटी के अंदर एक और बुरी खबर मिलती है। बिजली बंद हो चुकी थी, पानी नहीं आ रहा था, गैस भी कट चुकी थी और मोबाइल नेटवर्क लगभग खत्म हो गया था। अब सर्वाइवर्स पूरी तरह दुनिया से कट चुके थे। यूनिवर्सिटी के अंदर फंसे लोगों के पास अब जानकारी पाने का सिर्फ एक ही जरिया बचा था, एक छोटा सा रेडियो। सभी लोग उसके आसपास बैठे हुए थे और किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद रेडियो पर एक जरूरी घोषणा सुनाई देती है। बताया जाता है कि अगली सुबह ठीक 10 बजे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और बचे हुए लोगों को यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। यह खबर सुनते ही सभी के चेहरों पर उम्मीद लौट आती है। इतने दिनों बाद पहली बार उन्हें लगता है कि शायद वे जिंदा यहाँ से निकल सकते हैं। नींग तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ जाती है। वहाँ पहुंचकर वह स्पीकर सिस्टम चालू करती है और पूरी यूनिवर्सिटी में घोषणा कर देती है कि जो भी सर्वाइवर जिंदा है वह सुबह होते ही रूफटॉप पर पहुंच जाए। लेकिन घोषणा पूरी होने से पहले ही जनरेटर बंद हो जाता है। पूरा कैंपस फिर से अंधेरे में डूब जाता है, जबकि बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। रात भर बारिश होती रहती है। इसी दौरान एक बेहद अजीब दृश्य देखने को मिलता है। कई ज़ॉम्बी खुले मैदान में निकल आते हैं और बारिश में खड़े रहते हैं, जैसे उन्हें यह मौसम पसंद हो। दूसरी तरफ सर्वाइवर्स पूरी रात जाग कर बिताते हैं। कोई भी चैन से सोने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको सुबह और रेस्क्यू टीम का इंतजार था। आखिरकार सुबह हो जाती है। इसी समय 2 स्टूडेंट्स ज़ॉम्बियों से बचते हुए रूफटॉप की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि हेलीकॉप्टर आने से पहले वे ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन तभी दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सिर्फ इंसानों ने नहीं सुनी थी, आसपास मौजूद ज़ॉम्बी भी उसी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में दर्जनों ज़ॉम्बी उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए दोनों एक पुराने ट्रक के अंदर छुप जाते हैं और सांस रोककर बैठे रहते हैं। ज़ॉम्बी लगातार ट्रक के आसपास घूम रहे थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक ज़ॉम्बी तो ट्रक के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। लड़कों में से एक हिम्मत करके उसे जोर से धक्का देता है, जिससे उन्हें कुछ पल का मौका मिल जाता है। इसी बीच अचानक दूसरी दिशा से गोलियों की आवाज गूंजती है। ज़ॉम्बियों का ध्यान तुरंत उधर चला जाता है और वे ट्रक को छोड़कर उस तरफ भागने लगते हैं। किस्मत से दोनों लड़कों की जान बच जाती है। कहानी एक बार फिर कुछ समय पीछे चली जाती है। हम नींग के घर का माहौल देखते हैं, जहाँ उसकी माँ अपने बच्चों के लिए लगातार मेहनत कर रही थी। परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह दोनों बच्चों को खुश रखने की कोशिश करती थी। कुछ देर बाद वह काम पर जाने के लिए घर से निकलती है, लेकिन इस बार वह किसी होटल या डिलीवरी के काम पर नहीं जाती। वह एक रहस्यमयी आदमी से मिलने पहुंचती है, जो पहले से उनका इंतजार कर रहा था। वह आदमी उनसे एक सवाल पूछता है और जवाब सुनते ही उनके चेहरे का भाव बदल जाता है। अगले ही पल उनकी आंखों पर काला कपड़ा बांध दिया जाता है और उन्हें एक गुप्त जगह ले जाया जाता है। आंखों पर बंधी पट्टी हटते ही नींग की माँ खुद को एक गुप्त रिसर्च लैब के अंदर पाती है। ये जगह आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी और यहाँ हर तरफ वैज्ञानिक उपकरण रखे हुए थे। उन्हें कपड़े बदलने के लिए एक कमरे में भेजा जाता है, लेकिन तभी पास से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि वह उसे नजरअंदाज नहीं कर पाती। आवाज का पीछा करते हुए वह दूसरे कमरे तक पहुंच जाती है। वहाँ का नजारा देखकर उनके कदम वहीं रुक जाते हैं। एक लड़की जमीन पर पड़ी थी और उसके आसपास खून फैला हुआ था। उसकी हालत बेहद खराब दिखाई दे रही थी। यही वह दृश्य था जिसकी झलक सैन पहले अपने अजीब से विजन में देख चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनजान तरीके से उसका इस घटना से कोई संबंध हो। नींग की माँ अभी यह सब समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक हालात और बिगड़ने लगते हैं। कमरे में मौजूद एक युवक की तबीयत तेजी से खराब होने लगती है और उसके शरीर में ऐसे बदलाव शुरू हो जाते हैं जिन्हें देखकर कोई भी डर जाए। नींग की माँ तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश करती है। कुछ समय बाद मामला एक मीटिंग रूम तक पहुँचता है। वहाँ कई वैज्ञानिक और एक प्रभावशाली बिजनेस परिवार के लोग मौजूद थे। मीटिंग के दौरान नींग की माँ पूरी घटना विस्तार से समझाती हैं। वह बताती हैं कि युवक की हालत एक खतरनाक प्रयोग के बाद बिगड़ी थी और अभी तक किसी को भी उसके पूरे नतीजों का अंदाजा नहीं था। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग नाराज हो जाते हैं। उनका मानना था कि इतनी अधूरी रिसर्च के साथ आगे बढ़ना बहुत बड़ी लापरवाही थी। देखते ही देखते सारा दोष नींग की माँ के सिर डाल दिया जाता है। फैसला सुनाया जाता है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया जाएगा। साथ ही उस युवक को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती, क्योंकि वैज्ञानिक उसके शरीर में होने वाले बदलावों पर नजर रखना चाहते थे। जब बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं, तब उस परिवार के बुजुर्ग सदस्य नींग की माँ से अकेले में बात करते हैं। वह कहते हैं कि आधिकारिक तौर पर भले उन्हें प्रोजेक्ट से हटा दिया गया हो, लेकिन वह चाहते हैं कि नींग की माँ रिसर्च जारी रखें। यह बात सुनकर नींग की माँ एक बड़ा फैसला लेती है। वह वही प्रयोगात्मक दवा अपनी ही बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। दवा अपने शरीर में लगाने के बाद नींग की माँ उस बुजुर्ग व्यक्ति से एक वादा लेती है। वह कहती हैं कि अगर वह इस प्रयोग का इलाज ढूंढने में
सफल न हो सकी तो उनके बच्चों को इस मामले से दूर रखा जाए, लेकिन अगर वह इलाज खोज लें तो उन्हें और उनके बच्चों को एक सुरक्षित जिंदगी दी जाए। यह सुनकर वह व्यक्ति उनकी बात मान लेता है। उस दिन के बाद वह घर लौट आती है। घर पहुंचते ही नींग उनकी उदासी महसूस कर लेती है। वह अपनी माँ से पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन नींग की माँ सच बताने के बजाय मुस्कुराकर बात टाल देती हैं और कहती हैं कि काम की वजह से थोड़ा तनाव है। कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है। यूनिवर्सिटी के अंदर बचे हुए सर्वाइवर्स एक कमरे में छुपे बैठे थे। बाहर ज़ॉम्बियों की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं, इसलिए कोई भी ज्यादा शोर नहीं करना चाहता था। इसी दौरान नैन खिड़की से बाहर झांकता है और अपने कैमरे से ज़ॉम्बियों की वीडियो बनाने लगता है। धीरे धीरे बाकी लोग भी उसके पास आ जाते हैं और सब मिलकर उन अजीब प्राणियों को ध्यान से देखने लगते हैं। तभी सैन एक महत्वपूर्ण बात नोटिस करता है। वह सबको याद दिलाता है कि जब तापमान ज्यादा था तब ज़ॉम्बी बेहद हिंसक और बेकाबू थे, लेकिन इस समय मौसम ठंडा था और उनकी हरकतें पहले से काफी शांत दिखाई दे रही थीं। सैन आगे कहता है कि ये साधारण ज़ॉम्बी नहीं है। उसने अपनी आंखों से देखा था कि एक ज़ॉम्बी के मरने पर दूसरा ज़ॉम्बी बेचैन हो गया था, जैसे दोनों के बीच कोई रिश्ता हो। ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। किसी तरह रात गुजर जाती है। सुबह होते ही सभी सर्वाइवर्स फिर से तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रूफ टॉप तक पहुंचना था। अगर वे समय पर ऊपर नहीं पहुंचे तो रेस्क्यू का मौका हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। रास्ते में पड़ने वाले क्लीनिंग सेक्शन से वे कई औजार उठा लेते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं सब एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखते हैं। यूनिवर्सिटी में घूम रहे ज़ॉम्बी अपने पुराने काम करने लगे थे। सफाई कर्मचारी ज़ॉम्बी फर्श साफ कर रहे थे, लाइब्रेरियन किताबें ठीक कर रही थीं और कुछ स्टूडेंट्स कुर्सियों पर बैठकर पढ़ने जैसा व्यवहार कर रहे थे। छुपते छुपाते पूरा ग्रुप लाइब्रेरी के पास पहुंच जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक लड़की के फोन की घंटी बज उठती है। फोन की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद कई ज़ॉम्बियों का ध्यान उसी तरफ चला जाता है। कुछ ही सेकंड में वे तेजी से उस लड़की की ओर बढ़ने लगते हैं। ये देखकर पूरे ग्रुप में हड़कंप मच जाता है। लड़की घबराकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन देर हो चुकी थी। एक ज़ॉम्बी उसकी टांग पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। इससे पहले कि कोई उसकी मदद कर पाता, दूसरा ज़ॉम्बी उसकी गर्दन पर हमला कर देता है। उसकी सबसे करीबी दोस्त उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सामने इतने ज़ॉम्बी थे कि किसी एक इंसान के लिए उनका सामना करना नामुमकिन था। बाकी साथी भी मजबूर होकर पीछे हटने लगते हैं। कुछ ही पलों बाद हालात और डरावने हो जाते हैं। जिस लड़की पर हमला हुआ था वही धीरे धीरे बदलने लगती है और जल्द ही वह भी ज़ॉम्बियों की तरह व्यवहार करने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए पूरा ग्रुप सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ता है, जबकि दर्जनों ज़ॉम्बी उनके पीछे तेजी से बढ़ रहे थे। रास्ते में जो भी ज़ॉम्बी सामने आता, सर्वाइवर्स अपने पास मौजूद हथियारों से उसे पीछे धकेलने की कोशिश करते। काफी संघर्ष के बाद नींग और उसके कुछ साथी ऊपर की मंजिल तक पहुंच जाते हैं। वहां से उन्हें दूर आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। उसे देखकर सभी के चेहरे पर उम्मीद लौट आती है। सब लोग हाथ हिलाकर हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन उसी समय नींग को अपने छोटे भाई नैन का ख्याल आ जाता है। अपने भाई को पीछे छोड़ने का विचार वह सहन नहीं कर पाती, इसलिए बाकी लोगों को वहीं छोड़कर वह दोबारा सीढ़ियों की तरफ लौट पड़ती है। दूसरी तरफ वही लड़की जो कुछ देर पहले ज़ॉम्बी बन चुकी थी, अब उन दो लड़कों के पीछे पड़ी हुई थी जिन्हें हमने पहले ट्रक में छुपते देखा था। दोनों जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बी उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। भागते भागते वे यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल तक पहुंच जाते हैं। कोई और रास्ता न देखकर दोनों सीधे पानी में कूद जाते हैं और नीचे छुपने की कोशिश करते हैं। हैरानी की बात यह थी कि ज़ॉम्बी लड़की भी उनके पीछे पूल में उतर जाती है। अब दोनों लड़के अपनी सांस रोककर पानी के अंदर ही टिके रहते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद ज़ॉम्बी ज्यादा देर तक उनका पीछा न कर सके। कुछ समय बाद ज़ॉम्बी की हरकतें धीमी पड़ने लगती हैं। आखिरकार वह पानी में ही बेहोश जैसी हो जाती है। मौका मिलते ही दोनों लड़के वहां से निकलकर दूर भाग जाते हैं और किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। उधर रूफ टॉप पर हालात फिर बिगड़ रहे थे। नींग अपने भाई को ढूंढने नीचे गई हुई थी, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी की नजर नीचे लौट रही नींग पर पड़ जाती है। अगले ही पल वह तेज आवाज निकालता है। उस एक आवाज के साथ ही आसपास मौजूद कई ज़ॉम्बी हरकत में आ जाते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा झुंड सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ता है। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई आदेश मिल गया हो। नींग ये खतरा देखते ही पूरी ताकत से ऊपर भागती है। वहां पहुंचकर वह सबको तुरंत नीचे उतरने के लिए कहती है। सभी लोग दूसरे रास्ते से नीचे जाने लगते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बियों का बड़ा झुंड रूफ टॉप तक पहुंच जाता है। उसी समय आसमान में उड़ रहा हेलीकॉप्टर भी उनके बिल्कुल करीब आ जाता है। हेलीकॉप्टर आते ही गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। सर्वाइवर्स जल्दी से छुपने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर बैठे लोग दोस्त हैं या दुश्मन। इसी दौरान सबकी नजर पांव पर जाती है। कुछ समय पहले ज़ॉम्बी ने उस पर हमला किया था, इसलिए कई लोगों को अब भी शक था कि वह संक्रमित हो चुका है। हालांकि उसके भाई और दोस्त लगातार यही कह रहे थे कि वह पूरी तरह
ठीक है। तभी दूर से वही जॉम्बी लड़की फिर दिखाई देती है जो पहले उनकी साथी हुआ करती थी। अजीब बात ये थी कि उसे देखते ही पाओ का व्यवहार बदलने लगता है। पाओ धीरे धीरे उस जॉम्बी लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर उसके साथी घबरा जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि पाओ उसके पास पहुंचता, हवा में एक कुल्हाड़ी घूमती हुई आती है और सीधे जॉम्बी लड़की के सिर में जा लगती है। एक ही वार में वह जमीन पर गिर जाती है। सभी लोग तुरंत उस दिशा में देखते हैं। वहां सर्वाइवर्स का दूसरा ग्रुप खड़ा था जो किसी तरह जॉम्बियों से बचते हुए यहां तक पहुंच गया था। दोनों ग्रुप आखिरकार एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसी दौरान कहानी एक बार फिर अतीत की तरफ मुड़ती है। इस बार हम 4 महीने पहले का समय देखते हैं। नींग रोज की तरह प्रोफेसर की लैब में काम कर रही थी। अपना काम पूरा करने के बाद वह सारे सैंपल सुरक्षित जगह पर रखती है और फिर प्रोफेसर से मिलने चली जाती है। नींग इस समय सिर्फ एक बात को लेकर परेशान थी। उसकी माँ की हालत लगातार बिगड़ रही थी, इसलिए वह प्रोफेसर से पूछती है कि आखिर उनकी बीमारी का इलाज कब मिलेगा। प्रोफेसर उसे भरोसा दिलाते हैं कि वे इलाज ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नींग की एक और चिंता भी थी। उसे पसंद नहीं था कि किसी इंसान को रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाए। जब वह इस बारे में सवाल करती है तो प्रोफेसर उसे साफ जवाब देते हैं। वह कहते हैं कि किस पर परीक्षण होगा और कैसे होगा यह फैसला बड़े अधिकारी करेंगे। उनका काम सिर्फ रिसर्च करना है। नींग के जाने के कुछ ही देर बाद एक आदमी प्रोफेसर के कमरे में आता है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह किसी बड़ी परेशानी में है। अंदर आते ही वह सीधे काम की बात शुरू कर देता है। वह प्रोफेसर को बताता है कि जिस युवक पर यह रिसर्च की जा रही है उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। अगर जल्दी कोई इलाज नहीं मिला तो मामला हाथ से निकल सकता है। आदमी गुस्से में कहता है कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। ऊपर बैठे लोग जवाब मांग रहे हैं और अगर नतीजा नहीं मिला तो सिर्फ रिसर्च ही नहीं पूरी कंपनी मुश्किल में पड़ सकती है। जाते जाते वह प्रोफेसर पर और दबाव डालता है। वह कहता है कि अब से उन्हें ज्यादातर काम खुद करना होगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। दूसरी तरफ वर्तमान में मौजूद सर्वाइवर्स अपनी नई समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें अब समझ आ चुका था कि शायद कोई भी उन्हें बचाने नहीं आने वाला। कुछ देर बाद सभी सर्वाइवर्स यूनिवर्सिटी के जिम के अंदर इकट्ठा होते हैं। कई घंटों से भागते रहने के बाद सब बुरी तरह थक चुके थे। वहाँ उन्हें थोड़ा बहुत खाना और पानी मिल जाता है जिससे सबको कुछ राहत मिलती है, लेकिन पेट भरने के बाद वही पुराना सवाल फिर सामने आ खड़ा होता है। आखिर वे इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे कैसे? अब तो उन्हें अपनी आंखों से भी दिख चुका था कि बाहर की दुनिया उन्हें बचाने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं है। इसी दौरान सैन अपने कैमरे में रिकॉर्ड की हुई कुछ वीडियो सबको दिखाता है। वह कहता है कि उसने जॉम्बियों की गतिविधियों को ध्यान से देखा है और उसे उनमें एक अजीब पैटर्न नजर आया है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ज्यादातर जॉम्बी बिना वजह इधर उधर नहीं घूम रहे थे। वे एक खास दिशा में जा रहे थे, जैसे कोई उन्हें रास्ता दिखा रहा हो या कोई अदृश्य आदेश दे रहा हो। ये देखकर सभी सोच में पड़ जाते हैं। तब ग्रुप की एक लड़की कहती है कि शायद इन जॉम्बियों का भी कोई लीडर है। जैसे मधुमक्खियों की रानी होती है वैसे ही शायद इन सबको भी कोई एक जॉम्बी नियंत्रित कर रहा है और अगर वह लीडर मिल जाए तो शायद पूरी लड़ाई का रुख बदल सकता है। उसी समय कहानी फिर अतीत की तरफ चली जाती है। हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक उम्र दराज महिला से मिलने पहुंचे हैं। वह उनसे कहते हैं कि उनके पास ऐसा इलाज है जो बढ़ती उम्र और उससे जुड़ी कई बीमारियों पर असर कर सकता है। महिला पहले उनकी बात पर भरोसा नहीं करती। आखिर कोई अचानक इतना बड़ा दावा कैसे कर सकता था? लेकिन प्रोफेसर उसे बताते हैं कि इस प्रयोग में हिस्सा लेने के बदले उसे अच्छी रकम भी मिलेगी। काफी सोचने के बाद वह महिला मान जाती है। धीरे धीरे प्रोफेसर ऐसे और भी लोगों को अपने प्रोजेक्ट में शामिल करने लगते हैं। इनमें ज्यादातर वे लोग थे जिन्हें पैसों की जरूरत थी या जो अपनी बीमारियों से परेशान थे। एक रात जब प्रोफेसर चुपचाप इन लोगों को लैब के अंदर ले जा रहे होते हैं तब एक छात्र उन्हें देख लेता है। उस समय उसे यह बात मामूली लगी थी। वर्तमान में वापस आने पर वही छात्र पुरानी बातों को जोड़ने लगता है। उसे याद आता है कि जिन लोगों को प्रोफेसर रात के अंधेरे में लैब ले जा रहे थे उनमें वही बुजुर्ग महिला भी शामिल थी जिसे अब सब जॉम्बियों के लीडर के रूप में देख रहे थे। अब उसके दिमाग में शक और गहरा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि यूनिवर्सिटी में फैली इस तबाही का संबंध सीधे उन गुप्त प्रयोगों से है जो प्रोफेसर लंबे समय से कर रहे थे। इधर कुछ सर्वाइवर्स फैसला करते हैं कि सिर्फ छुपकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर उन्हें सच्चाई जाननी है तो उन्हें जॉम्बियों को करीब से देखना होगा। इसलिए कुछ लड़के एक टीम बनाकर उनके व्यवहार पर नजर रखने निकल पड़ते हैं। नैन भी इस टीम में शामिल हो जाता है। छुपते छुपाते यह टीम ऑडिटोरियम के पास पहुंचती है। ऑडिटोरियम के अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वह बुजुर्ग महिला जहां जाती जॉम्बी भी उसी दिशा में बढ़ते। जब वह रुकती तो बाकी भी रुक जाते। अब सर्वाइवर्स को लगभग यकीन हो चुका था कि यही जॉम्बियों की लीडर है। लेकिन उसी समय एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। पाओ, जिसके बारे में पहले भी शक किया जा रहा था, अचानक अजीब व्यवहार करने लगता है। वह अपने ही एक साथी पर हमला कर देता है और सब घबरा जाते हैं। पाओ का भाई तुरंत बीच में आता है और सबको समझाने की कोशिश करता है। उसका कहना था कि पाओ संक्रमित नहीं है बल्कि लंबे समय से डर और तनाव की वजह से उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई है। पाओ की हरकत के बाद कोई भी उस
पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। बहस बढ़ती गई और आखिरकार सभी ने फैसला किया कि कुछ समय के लिए उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाए ताकि वह खुद को या किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। जिस लड़के पर पाव ने हमला किया था उसे भी अलग कमरे में रखा गया। हालांकि वह ठीक दिखाई दे रहा था, लेकिन अब कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहता था। सभी पहले ही बहुत कुछ खो चुके थे। कुछ देर बाद ग्रुप की एक लड़की को पाव पर तरस आ जाता है। वह चुपके से उसके पास जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पाव की बातें सुनकर झटका लगता है। पाव कहता है कि इंसानों से ज्यादा एकता तो ज़ॉम्बियों में है। कम से कम वे एक दूसरे को छोड़कर नहीं भागते। वह यह भी कहता है कि शायद ज़ॉम्बियों का हिस्सा बन जाना इंसानों के बीच रहने से बेहतर होगा। ये सुनकर लड़की घबरा जाती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद नैन और उसका ग्रुप वापस लौट आता है, लेकिन लौटते ही उन्हें एक भयानक नजारा देखने को मिलता है। जिस लड़के पर पाव ने हमला किया था वह अब मर चुका था और उसके सिर में एक कुल्हाड़ी धंसी हुई थी। उसी समय सबको पता चलता है कि पाव कमरे से गायब है। सभी लोग तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफी तलाश के बाद वे उसे ऑडिटोरियम के अंदर पाते हैं। पाव ज़ॉम्बियों के बीच खड़ा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। वह उन्हें अपने पास बुला रहा था। वह खुद ज़ॉम्बी बनना चाहता था। उसकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद दर्जनों ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। हालात बिगड़ते देखकर पूरा ग्रुप पाव को बचाने दौड़ पड़ता है। इसी दौरान एक लड़का जिसके पास बंदूक थी ज़ॉम्बियों को रोकने के लिए वहीं खड़ा हो जाता है। वह लगातार फायर करता है और कई ज़ॉम्बियों को गिरा देता है, लेकिन ज़ॉम्बियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। कुछ ही देर में उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वह चारों तरफ से घिर जाता है। दूसरी तरफ नींग और सैन पाव को खींचकर वहां से निकाल लेते हैं, लेकिन वह लड़का अभी भी अकेला लड़ रहा था। तभी जैन अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी मदद के लिए वापस दौड़ पड़ता है। दोनों किसी तरह ज़ॉम्बियों के घेरे से निकल आते हैं। इसके बाद सभी भागते हुए फिर से साइंस लैब में पहुंच जाते हैं। लैब के अंदर पहुंचकर उन्हें एक और बड़ा झटका लगता है। वही लड़का जिसने सबको बचाया था असल में ज़ॉम्बी के काटने से संक्रमित हो चुका था। गुस्से और डर में वह अपना आपा खो देता है। वह पहले सैन को गोली मार देता है, फिर पाव को भी खत्म कर देता है। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता वह खुद को भी गोली मार लेता है। कुछ ही सेकंड में 3 लोगों की मौत हो जाती है। सैन की मौत के बाद नींग और डैन लैब के अंदर मौजूद एक USB खोलते हैं। उसमें प्रोफेसर की रिकॉर्ड की हुई वीडियो होती है। अब धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आने लगती है। प्रोफेसर बताते हैं कि उन्होंने और नींग की मां ने एक ऐसी दवा बनाने की कोशिश की थी जो शरीर के खराब हो चुके सेल्स को दोबारा जिंदा कर सके। इसी रिसर्च के दौरान उन्होंने खास जेलीफिश का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ जेलीफिश खतरनाक पैरासाइट से संक्रमित थी। यही पैरासाइट वैक्सीन के जरिए इंसानों के शरीर में पहुंच गए और धीरे धीरे उन्हें ज़ॉम्बी में बदलने लगे। सबसे पहले वही बुजुर्ग महिला संक्रमित हुई और बाद में उसी के जरिए पूरी चेन फैलती चली गई। वीडियो में प्रोफेसर अपनी गलती भी मानते हैं। वह बताते हैं कि सबसे बड़ी भूल यह थी कि उन्होंने दवा को पूरी तरह सुरक्षित साबित किए बिना इंसानों पर इस्तेमाल कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने एक नया एंटीडोट भी बना लिया था जो नींग की मां और जो को बचा सकता था। ये सुनकर नींग टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी मां, प्रोफेसर और यह पूरा प्रोजेक्ट ही इस आपदा की जड़ थे, लेकिन रोने का समय नहीं था। अब उनके पास एंटीडोट की आखिरी ट्यूब मौजूद थी और शायद यही पूरी दुनिया की आखिरी उम्मीद भी थी। उधर बाकी सर्वाइवर्स ज़ॉम्बी लीडर को पकड़ने की योजना बनाते हैं। उनका मानना था कि अगर वे उस बुजुर्ग महिला को काबू कर लें तो बाकी ज़ॉम्बियों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। अगले दिन वे जाल बिछाकर उसे पकड़ने में सफल हो जाते हैं, लेकिन तभी डैन जल्दबाजी में उसे गोली मार देता है। सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वे उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे। इसी बीच प्रोफेसर हेलीकॉप्टर लेकर यूनिवर्सिटी वापस पहुंच जाते हैं। वह एंटीडोट लेने आए थे। अब उन्हें पता था कि अगर ये ट्यूब खो गई तो जो को बचाना नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन हालात एक बार फिर बिगड़ जाते हैं। कुछ सर्वाइवर्स सोचते हैं कि अगर ज़ॉम्बी के खून से कनेक्शन बनता है तो शायद उसी के जरिए ज़ॉम्बियों को कंट्रोल भी किया जा सकता है। नींग खुद को संक्रमित करने का फैसला कर लेती है। डैन उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी ज़ॉम्बियों का झुंड उन पर टूट पड़ता है। सभी लोग जान बचाकर ऊपर की मंजिलों की तरफ भागते हैं। डैन पीछे रुक जाता है और अकेले ज़ॉम्बियों का सामना करता है ताकि बाकी लोग बच सकें। उसकी यह कुर्बानी बाकी लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे देती है। इसी दौरान रूफ टॉप पर हेलीकॉप्टर उतरता है। नींग एंटीडोट लेकर प्रोफेसर की तरफ दौड़ती है, लेकिन तभी एक लड़की जो पहले से नींग और नैन से जलती थी गुस्से में आकर नैन को संक्रमित खून वाला इंजेक्शन लगा देती है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। नैन भी संक्रमण का हिस्सा बन जाता है। नींग पूरी तरह टूट जाती है, जबकि प्रोफेसर एंटीडोट लेकर वहां से चले जाते हैं। कहानी फिर 1 महीने आगे बढ़ती है। एंटीडोट की वजह से नींग की मां और जो बच जाते हैं, हालांकि दोनों के शरीर में कुछ अजीब बदलाव रह जाते हैं। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में बचे हुए लोग नैन को बांध कर रखते हैं। वह अब सेकंड जनरेशन ज़ॉम्बी बन चुका था, लेकिन इसी वजह से वे बाकी ज़ॉम्बियों को प्रभावित और नियंत्रित कर पा रहे थे। आखिरी दृश्य में हम नैन को देखते हैं जिसके आसपास ज़ॉम्बियों का झुंड खड़ा है। यही कहानी खत्म होती है, लेकिन यह सवाल छोड़ जाती है कि क्या यह आपदा सच में खत्म हुई थी या यह बस एक नई शुरुआत थी।